स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर में, जहां आज हम मिडल ईस्ट में अचानक से शुरू हुई उस समुद्री अफरा तफरी और पावर शिफ्ट को डिकोड करेंगे जो आजकल किसी हॉलीवुड मूवी के सीन जैसी लग रही है। मतलब जरा सोच कर देखिए, रात का अंधेरा है, होर्मुज स्ट्रेट के इलाके में मालवाहक जहाज जल रहे हैं, मिसाइलों का धुआं उठ रहा है। एक तरफ यूरोप के एडवांस्ड वॉरशिप आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका का नौसैनिक बेड़ा अंधेरे में पीछे हट रहा है। ये सब कोई कहानी नहीं है, बल्कि रियल टाइम ट्रैकिंग डेटा और रीसेंट रिपोर्ट्स की बिल्कुल असली तस्वीर है। तो चलिए इस नए जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को करीब से समझते हैं। अब सबसे बड़ा और थोड़ा अजीब सवाल यह है कि जब भी किसी शांति समझौते यानी पीस डील की बात चल रही हो तो हालात शांत होने चाहिए, है ना? लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित पीस डील की अटकलों ने एक्चुअली दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सप्लाई लाइन को पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया है। ये अजीब सी स्थिति आखिर पैदा कैसे हुई? इस इमीडिएट क्राइसिस के स्केल को समझने के लिए हमें सबसे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट की ग्राउंड रियलिटी को देखना होगा। एक ऐसा मरीन ग्रिडलॉक जो आपने पहले शायद ही कभी देखा हो। जरा इन ट्रैकिंग डेटा पर ध्यान दीजिए। पिछले 24 घंटे, जी हां, पिछले पूरे 24 घंटों में इस क्रिटिकल रूट से एक सिंगल जहाज भी सफलतापूर्वक खाड़ी के बाहर नहीं निकल पाया है। ट्रैकिंग डेटा बिल्कुल जीरो एग्जिट दिखा रहा है। मतलब जब वहां युद्ध अपनी पीक पर था तब भी कुछ ना कुछ ट्रैफिक चलता रहता था, लेकिन अभी ये पूरी तरह से चोक हो चुका है, बिल्कुल ठप। और इस अचानक आए बॉटलनेक का सीधा कनेक्शन है अमेरिकन मिलिट्री पॉलिसी में हुए एक बहुत ही एब्रप्ट शिफ्ट से, ऑपरेशन फ्रीडम का अचानक रुक जाना। इस टाइमलाइन को देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। मंडे को अमेरिका अनाउंस करता है कि वो सिविलियन शिप्स को एस्कॉर्ट करने के लिए ऑपरेशन फ्रीडम शुरू कर रहा है। सब कुछ ट्रैक पे लग रहा था, लेकिन फिर ट्यूसडे को सिर्फ एक दिन बाद ही अमेरिकन प्रेसिडेंट इस ऑपरेशन को अचानक कैंसिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ईरान के साथ सिर्फ एक पन्ने के पीस डॉक्यूमेंट पर साइन होने की उम्मीद थी। और आज प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि उस एक सिंगल पेज के इंतजार में पूरे स्ट्रेट का ट्रैफिक जैम पड़ा है। इस अचानक सिक्योरिटी हटाने का नतीजा बहुत ही भयानक रहा और इसका सबसे पहला शिकार बना एक सिविलियन क्रू, जिसे हम सैन एंटोनियो इंसिडेंट के नाम से जान रहे हैं। जैसे ही यूएस एस्कॉर्ट्स वहां से हटे, एक फ्रांस से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा कंटेनर शिप जिसका नाम सैन एंटोनियो था, उस पर एक ईरानी प्रोजेक्टाइल से हमला हो गया। इस हमले में शिप पर मौजूद फिलीपींस का पूरा क्रू बुरी तरह जख्मी हो गया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। सोचकर देखिए, ये बिल्कुल वही वक्त था जब अमेरिकन सिक्योरिटी वहां से सस्पेंड की गई थी। अब यहां इस पूरे मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। ये हमला स्पेसिफिकली फ्रांस को टारगेट करके नहीं किया गया था। ये एसेंशियली कोऑर्डिनेशन फेलियर था। देखिए, ईरान चाहता है कि सेफ पैसेज के लिए कोऑर्डिनेशन हो। ऑपरेशन फ्रीडम के जरिए अमेरिका ये कोऑर्डिनेशन संभाल रहा था। फिर अचानक अमेरिका ऑपरेशन खत्म कर देता है। वो लिंक वहीं टूट गया और जैसे ही कोऑर्डिनेशन टूटा, बिना सिक्योरिटी के घूमते सिविलियन शिप्स सीधे सीधे टारगेट बन गए। और हां, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक जब से ये ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक सिविलियन शिप्स को टारगेट करने का ये 32वां यानी 32nd इंसिडेंट है। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि सिचुएशन कितनी वॉलेटाइल है। अब इस इमीडिएट खतरे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन की कमी ने ग्लोबल लॉजिस्टिक्स को बुरी तरह से खतरे में डाल दिया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक फ्रेंच फर्म जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, इस एक अकेली कंपनी के 14 मैसिव वेसल्स अभी इस वक्त इस बॉटलनेक में फंसे हुए हैं। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जरा इमेजिन कीजिए इस स्केल को। शिपिंग कंपनीज डायरेक्टली वार्निंग दे रही हैं। उनका कहना है कि जब तक एक प्रॉपर डिप्लोमैटिक डील फाइनल नहीं हो जाती, तब तक सप्लाई लाइंस पूरी तरह पैरालाइज्ड रहेंगी। कोई भी अपनी कंपनी के जहाजों को बिना मिलिट्री एस्कॉर्ट के इस डेंजर जोन में भेजने का रिस्क नहीं लेगा। तो वो जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में शांति समझौते की खबर सुनकर शुरुआत में एक उम्मीद जगी थी ना, वो अब बिल्कुल धराशायी हो चुकी है। तो यहां से कहानी में एक मॉन्यूमेंटल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आता है। इस पावर वैक्यूम और सप्लाई चेन के खतरे को देखते हुए यूरोप ने अब सीधे तौर पर अपनी नेवल फोर्सेस को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। फ्रांस और ब्रिटेन ने पहले ही ये सेंटिमेंट जाहिर कर दिए थे कि उन्हें मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए अब अमेरिका पर पूरा भरोसा नहीं है। वो इस ताक में थे कि मौका मिलने पर वो हॉर्मुज स्ट्रेट की सिक्योरिटी अपने हाथों में ले लेंगे। और अंदाजा लगाइए क्या, वो अब बिल्कुल वही कर रहे हैं। एक फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो पहले यूएस इजराइल स्ट्राइक के बाद ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में था, उसने अब स्विस कैनाल क्रॉस कर लिया है और अब वो दक्षिणी लाल सागर यानी सदर्न रेड सी में डिप्लॉय हो चुके हैं। उनका मिशन बहुत क्लियर है, इंडिपेंडेंटली फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की गारंटी देना
और उम्मीद यह है कि ये फोर्स अगले 6 महीने तक इसी रीजन में तैनात रहेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। अब यहाँ दोनों की स्ट्रैटेजी में एक बहुत ही स्पष्ट कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है यूएस स्ट्रैटेजी, जो अब्रप्टली अपने मिलिट्री एस्कॉर्ट्स खत्म कर रही है और सिर्फ एक पेंडिंग 1 पेज की पीस डील के भरोसे बैठी है। और दूसरी तरफ यूरोप की स्ट्रैटेजी देखिए, जो इंडिपेंडेंट नेवल कैरियर्स भेजकर मैरीटाइम नेविगेशन की फ्रीडम को डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। एक पीछे हट रहा है तो दूसरा आगे बढ़कर फिजिकली पानी पर कंट्रोल ले रहा है। सोर्स के एनालिसिस के हिसाब से अगर हम इस सिंगल चेन ऑफ इवेंट्स को देखें तो ये 2 बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स की तरफ इशारा कर रहा है। पहला, एक ग्लोबल प्रोटेक्टर के रूप में अमेरिका से यूरोप का कॉन्फिडेंस लूज करना, और दूसरा, गल्फ नेशंस यानी खाड़ी देश, उनका इस अनरिलायबल प्रोटेक्शन से फ्रस्ट्रेट होना। एक्चुअली ये शायद वेस्ट एशिया में अमेरिकन इन्फ्लुएंस के एक बहुत बड़े डिक्लाइन की शुरुआत हो सकती है। लोग अब नए सिक्योरिटी अलायंस ढूंढने पर मजबूर हो सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हमारे सामने एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल खड़ा होता है। जब यूरोपियन नेवल फोर्सेस अपना कंट्रोल जमा रही हैं और अमेरिकन सिक्योरिटी से दुनिया का भरोसा उठ रहा है, तो आने वाले वक्त में मिडल ईस्ट के फ्यूचर को अल्टीमेटली कौन कंट्रोल करेगा? जियोपॉलिटिकल मैप बिल्कुल हमारी आंखों के सामने रियल टाइम में बदल रहा है। क्या ये किसी नए ग्लोबल ऑर्डर की शुरुआत है? इस पर सोचिएगा जरूर।